नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस समय आप एक गाइड देख रहे होंगे। पवन की गाइड है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की। तो हम चतुर्थ सेमेस्टर अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका विषय रहेगा गणित। यह एक मास्टर वीडियो होगा दोस्तों। इस वीडियो में हम गणित के सारे चैप्टर देखेंगे, बहुविकल्पी हो चाहे अतिलघुत्तरी हो। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे चैप्टर पूरे मिल जाएंगे और आप आसानी से सभी मेथड जान भी जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के गणित के लास्ट में आप जब पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो ये बहुविकल्पी प्रश्न वाले चैप्टर इधर मिलेंगे, जिसमें आप टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 89 है। तो 89 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो तो बताएंगे ही, और जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, यहाँ 19 में आए हुए क्वेश्चन हैं, 18 में आए हुए हैं, 17 में आए हुए हैं और फिर इधर 16 में भी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी देखेंगे और जो नहीं अभी पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 3125 का घातांकी संकेत बताना है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 3125 का घातीय संकेत, घातीय संकेत, संकेतन। तो दोस्तों, इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे भागफल विधि द्वारा। देखिए कैसे निकालेंगे, 3125 को निकाल लेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 ही से कटेगा। तो 5 से हम काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार है, 5 बार है। 1 2 3 4 5, ये समय सही से देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो घात के रूप में लिखना है तो हम देखें कितनी बार है, 5 बार है तो 5 की घात 5 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान। तो ये तो आसान है, बहुत ही आसान है, आप लगा लेंगे। 2 की घात 7 करेंगे, ऐसे कर देंगे। फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा लगा लेंगे। तीसरा अब देखेंगे, तीसरा दिया है 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान निकालना है। तो मान निकालेंगे, 4 गुणे 5 की घात 2 का 5 25 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, और फिर इधर 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इसको कर देंगे तो 180 आ जाएगा आंसर जोड़ने पर। फिर हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल को देखेंगे, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए लिखा है 0.05 की घात 3 का मान, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो हम इसको गुणा करेंगे, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.0। देखो 2 0 है तो 2 0 बढ़ा देंगे दशमलव के बाद, और 5 25 हो जाएगा, गुणे 0.5 कर देंगे। अब इनका कर देंगे आप गुणा, तो 3 0 हो जाएंगे दशमलव से पहले, तो दशमलव के बाद 3 0, फिर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 2 5 दूनी 10 2 12, 125। 0.000125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे पांचवा देखते हैं।
पांचवा आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पांचवे में आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, 3 की घात 2 है तो 3 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए दोनों बेस समान है, ये हम बता चुके हैं। बेस समान होने पर ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं, तो -2 और +5 हो जाएगा। तो 3 की घात कितना आ जाएगा, इसको 5 में 5 एक्स्ट्रा है ना 2 से, तो 5 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 हो जाएगा घात। यानी प्लस का 5 है माइनस का 2 है, 3 एक्स्ट्रा हुआ तो 3 घात हो गई। तो 3 की घात 3 कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, छठा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है 4, फिर 4 यहाँ पे होगा अंडर रूट के पास और फिर 7। ये कह रहा है कि इसका समतुल्य करणी कौन है। जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं अ ब स, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा समतुल्य होगा। तो कैसे इसको लगाएंगे, आपको पता तो आंसर होगा नहीं, इसमें गाइड में मान लीजिए आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, आप अपना आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे, जो बाहर होगा उसको हम करनी के अंदर कर लेंगे, क्योंकि करनी में पूछ रहा है समतुल्य करनी, तो करनी के अंदर कर लेंगे। तो ये 4 तो रहेगा ही, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब 2 होता है, अगर 2 नहीं लिखा है तो कोई और संख्या यहाँ लिखी रहती है। तो चलिए ये 4 बाहर है, इसको अंदर करेंगे, ये 7 था ही, और फिर अब 4 को जब अंदर करेंगे तो जो यहाँ पर होता है, जो करनी में लगा होता है संख्या, वो इसी की घात हो जाती है। तो ऐसे कर लेंगे तो क्या आएगा, ये लिखें, और फिर इसको हम 7 गुणे 4 गुणे 4 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे लिख लेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 7 गुणे 4 चौक 16 चौकू 64, 64 चौके 256। देखिए 64 चौके करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 6 चौक 24 1 25, 256 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसको गुणा करेंगे, 7 छंग 42 और 4 हासिल, और 7 पचे 35 36 37 38 39, 39 का 9 3 7 दूनी 14 3 17, 1792 ऐसे आ जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो ऐसे हम लगाएंगे सवाल। फिर 7वां यहाँ देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 256 बटे 441 का वर्गमूल बताइए। तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का अलग अलग हम वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे। तो इसको हम निकालेंगे, भागफल विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2, फिर 1। ऐसे इसका हमने निकाल लिया। लेकिन अब देखिए वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्ग जोड़ा बना लेंगे हम। जोड़ा बना लिए, जोड़ा बन गया, तो इसका जोड़ा बन गया तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है 441, तो 441 का भी हम निकालेंगे। तो 441 का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरह फिर इसको निकालेंगे। तो देखिए ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 से वे संख्याएं कटती हैं जो जोड़ने पर 3 से भाग देने पर कट जाए। जैसे 4 4 8 1 9, इनको आपस में जोड़ देंगे 9 आएगा, 9 को 3 से भाग देंगे तो देखिए कटेगा, 3 त्रिक 9, हाँ कट गया। जब ये 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से हम भाग देंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर देखिए 7 1 8 4 12, ये भी कट जाता है 3 से, तो ये भी 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 एकम 7, तो ये क्या हुआ, 3 इसका आया और 7 इसका आ गया।
तो अब क्या होगा, वर्गमूल यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 1 2 3 4 गुणे 2, 4 बार ये हो गया। नीचे कितना आया है, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बट्टे 7 21, ये आपका आंसर हो जाएगा 7वां। अब इसी तरह हम देखेंगे 8वां सवाल। 8वें क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, 8वें क्वेश्चन में लिखा है 0.09 का वर्गमूल। वर्गमूल तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकालना जान ही रहे हैं। 0.09 को 0.09 वर्गमूल देखिए निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। वर्गमूल जब कहे तो इसको अलग तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वर्गमूल कह रहा है। अब यहाँ पर शब्द आपको देखना होगा, नहीं तो अभी गलत हो जाता। हम सोचे थे वर्ग निकालना है, लेकिन यहाँ निकालना क्या है, वर्गमूल। तो ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि जब वर्गमूल लिखा होगा तब हम इसको देखेंगे कि यह किसका वर्ग है, और अगर कहेगा वर्ग निकालो तो वर्ग हम निकालेंगे, उसको 2 बार उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो यहाँ वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 0.09 को लिखो, फिर ऐसे कर दो, दशमलव है, दशमलव के नीचे हम 1 रखते हैं और दशमलव हटाते हैं, फिर जितने इधर संख्या होती है उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब देखेंगे कि इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो 9/100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये किसका वर्ग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 3/10 हुआ। तो अब देखिए जब 1 0 होता है तो ऊपर केवल हमको दशमलव मिलाना होता है, तो पॉइंट के बाद 1 0 है तो 1 दशमलव के बाद वो संख्या लिख दी जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसी तरह 9वां हम लगा लेंगे। 9वां जो आप देख रहे हैं, 9वां इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। वर्ग निकालने का मतलब है कि हम इसकी इसी संख्या से 2 बार गुणा कर देंगे, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 10वां देख लें। 10वें में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग वही होगा जो सम होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सम इसमें है 6, तो ये आंसर हो जाएगा। सम में देखिए बाकी विषम है, तो जो सम है वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए ज़रूरी है कि ऑप्शन ये आ सकता है। जैसे 27 की घात 1/3, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और ये 1/3 इसका तो घात है ही। अब देखिए ये जो घात ऊपर होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, 3 गुणे 1/3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 3 की घात 1 आएगा, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ आया है तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 100 1000 लिखा है 12वें में, 12वां भी आप कर लेंगे। 1000 का घनमूल, घनमूल ज्ञात करना है। 1000 का घनमूल आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि ऐसे आप लगा लेंगे 1000 और यहाँ 3। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये 10 की घात 3 का है, ठीक। तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 13वें सवाल में इसी तरह से कर लेंगे, और उसके बाद हम 14वां देख रहे हैं। 14वें का भी मान निकाल लेंगे, इसका मान इतना आ जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 बार घनमूल है तो ये आ जाएगा आपका, घनमूल है तो ये आएगा, अगर जो है वर्गमूल होता तो ये आ जाता। तो चलिए अब आगे के सवाल देखते हैं। 15 का देखेंगे। 15, अब देखिए यहाँ पर घनमूल लिखा है, घनमूल यानी कि यह कौन सी संख्या का घनमूल है। तो 2 का घनमूल है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये देखना है ये किसका घनमूल है। तो ये भी आप जानते हैं 7 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 243 होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो देखिए 205 हम काटेंगे तो 205 पूर्ण वर्ग बनाना है तो नहीं हो सकता है। देखिए 5 से हम काटेंगे 217 हम देख ही लेते हैं। 205 को हम 5 से काटेंगे तो 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 और 5 एकम 5 41 आया। तो और अब कोई संख्या बनेगी ही नहीं।
फिर 210 को देखेंगे तो 210 को फिर से 5 से हम काटें तो 5 से काटेंगे तो 5 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10। ठीक, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि अब 2 से काट दें इसको तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये फिर नहीं बनेगा। 3 सत्ते 2, फिर ये 7 एकम, तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ही नहीं। फिर 2015 को देख लेंगे तो 2015 को भी करेंगे तो 5 चौकू 20 और 5 तिहाई 15, इसको करेंगे तो भी नहीं बनेगा। फिर लास्ट में आप देख लीजिए, सब कोशिश कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाता है जो आपको पता है पहले से कि वो पूर्ण वर्ग है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है, तो डायरेक्ट हम टिक लगा देंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे। तो हम 5 से इसके करते हैं, 5 चौकू 20, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 9 45, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3, यानी कि ये किसका पूर्ण वर्ग हो गया? 5 गुणे 3 यानी 15 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 225, ये पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। आगे हम देखते हैं 17 के बाद 18 देखिए कि पूर्ण वर्ग कौन सी है, तो इसी तरह हम सारे लगा के इसको भी चेक कर लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या 2025 घनमूल क्या है? तो ये घनमूल हमको ज्ञात करना है, तो हम हमेशा ऐसे ही प्रक्रिया निकालते हैं। 19 अभी देखेंगे, 19 का आप देखेंगे सवाल कि 2025 इसका घनमूल हमें निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अब देखिए, अब ऐसे ही हम कर लेंगे, 5 चौकू 20 और 5 25, ठीक, फिर 5 पटवट 40 और 5 एकम 5, फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3, तो ये किसका बना? 1, ये एक, यानी 5 गुणे 3 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45, जैसे यहाँ पर आ रहा है 45। ठीक है, तो इसका वर्ग तो आप निकाल ही लेंगे, 8 अठैया 64, ये सही हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन हम जानते हैं कि कौन सी हो जाएगी, इसमें देखिए ये 30 का वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग 30 का, और ये 3 से हम करेंगे 5 बार, 3 को 5 बार 3 की घात 5 करेंगे तब जाके 243 आएगा। हमको घन चाहिए, तो ये देखिए बन रहा है, और सब तो निगलेक्ट हो गए। अब इसको हम देखें तो क्या बनेगा? 4 चौक 16, 16 चौकू 64, यानी 4 का ये घन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। 1 से 1000 तक पूर्ण घर संख्याओं की कितनी संख्या होती है? तो ये दोस्तों इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, उसको हम निकाल लेंगे। हालांकि अभी इसको हम लिखें 1000 तक, फिर जो है घन पूर्ण संख्या हम संख्या गिनेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो इसको आप जो ट्रिक है वो बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए यहाँ पर अब 23वां सवाल देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का हम 3 बार करें चाहे वर्ग करें तो 1 ही हमेशा आता है। ठीक, तो 1 ही आता है, तो ये 23 का क्या हो जाएगा? 23 का एक आंसर हो जाएगा। अब हम 24वां देखेंगे, माध्यिका। अब देखिए माध्यिका का सवाल आ गया है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है और समझना है। देखिए 24वां हम देखेंगे, 24 माध्यिका ज्ञात करनी है। 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका। सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। तो इसको हम पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए लिख लेंगे 8 जो सबसे छोटी है, फिर 9, फिर 13, 12, फिर 13, फिर 15। तो कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, यानी n बराबर 5 हो गया। 5 देखिए ये क्या होती है? विषम संख्या होती है। विषम संख्या होता है तो हम फार्मूला माध्यिका का क्या निकालते हैं? माध्यिका का फार्मूला हम लगाते हैं कौन सा? n+1/2 पद, n+1/2 पद। तो क्या हो जाएगा? n कितना है? 5 + 1/2 पद। ठीक है,
तो ये देखिए पद है, पद। ठीक, इसको हम करेंगे तो 5 1 6/2 यानी 2 3 6 यानी कि तीनवा पद। तीनवा पद जो इसका है वो माध्यिका होगा। तो तीनवा पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका आंसर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें माध्यिका का ही है। अब बहुलक हम देखेंगे, बहुलक क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल आपका 25वां, इसमें बहुलक पूछ रहा है। तो 25वें सवाल में हम लगाएंगे। सब इत्मीनान से देखते रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप इत्मीनान से देखिए और सारे क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से अति लघुत्तरी भी कोई क्वेश्चन मिल जाए या इसी ट्रिक बेस पर हो। 30 13 30 का बहुलक, बहुलक पूछ रहा है। अब आपको बता दें कि बहुलक होता क्या है। बहुलक मतलब होता है वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी संख्या आई है, 1 2 3 4, 30 जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ आई है। जो संख्या है 30 वो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो जो बहुलक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स लिखा है 30। अब आगे देखते हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं 26। एक सम होता है तो उसका फार्मूला अलग होता है, विषम होता है तो उसका फार्मूला अलग होता है। तो अब देखते हैं 26। 26वां का 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। पहले हम अरेंज करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो पहले 3 फिर 4 फिर 7 फिर 9 फिर 10 फिर 13 फिर 15, जो कि लिखा है पहले से ही, ये क्रम में लिखा है। तो इसको पद भी लिख सकते हैं, इतने पद हैं। तो अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। 7 पद हैं यानी n बराबर 7 हो जाएगा। n बराबर 7 हो जाएगा जो कि विषम है। तो बहुत ही आसान है। विषम के लिए फार्मूला केवल एक ही लगता है, n+1/2वां पद, 2वां पद। तो ये फार्मूला आप लगा लेंगे। तो n कितना है, 7 + 1/2वां पद, 2वां पद लगाया। तो अब करेंगे 8/2, 2 चौकू 4वां पद। 4वां पद अब कौन सा होगा इसमें, 1 2 3 4 9। तो इसका 9 जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख भी कर सकते हैं 9। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसी तरह से इसको भी लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 हैं, इसमें 5 हैं तो इसलिए ये भी लग जाएगा। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा 10। ये बीचों बीच में जो आएगी संख्या वो 10, 6 9 10 12 15 क्रम में रख देंगे तो 10 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम जान सकते हैं। अब हम 28वें सवाल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, पद दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवालों में हम पटरी का यूज करेंगे ताकि अच्छा सुंदर आपकी कॉपी भी दिखे और नंबर भी आपको अच्छे मिले। चलिए देखते हैं। गणित में वैसे ज़्यादा सुंदरता की आवश्यकता नहीं, समय कम होता है, तो जल्दी आप लगा दीजिएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो इसको लगाते हैं। चलिए, तो इसकी सारणी हम बना लेंगे पहले सिंपली जैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पद, यहाँ लिखेंगे बारंबारता और यहाँ एक और सारणी बना लेंगे हम संचयी बारंबारता की, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हम सारणी बना लेंगे। देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, उससे आप ना ध्यान दें और हमको जल्दी थोड़ा बताना भी है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए। तो पद 3, देखिए 3 4 6 8 12 ये पद हैं, 3 4 6 8 12। ठीक, और बारंबारता क्या है, 2 5 4 5 3, 2 5 4 3 4 5
4 के बाद 5 फिर 3। तो संचयी बारंबारता में दोस्तों क्या होता है, पहले हम जो संख्या होती है उसे लिखते हैं, फिर अगली संख्या जो होती है ये दोनों का जोड़ होता है। तो 5 2 7 हो गया है। फिर अगली जो संख्या लिखेंगे वो इन दोनों का जोड़ होगा, 5 4 9। फिर अगली संख्या जो लिखेंगे वो इन दोनों का जोड़ होगा, ये भी 9 आ जाएगा। फिर अगली संख्या जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले 5 2 7 हुआ, फिर 7 में हम 4 को जोड़ेंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। फिर 11 में 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16 हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई, 16 हो जाएगा। फिर 16 में 3 जोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, 9 19 हो जाएगा। तो जो आपका लास्ट है वही आपका यहाँ n हो जाता है, चाहे आप जोड़ के देखिए, 5 2 7 5 2 7 4 11 और 11 5 16 16 3 19। जो यहाँ पर टोटल लास्ट में आएगा संचयी बारंबार तो वही आपका n यहाँ होता है। तो n आप देख रहे हैं कि 19 है। 19 कौन सी संख्या है, विषम है। तो विषम के लिए आप जानते हैं माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 वा पद। ठीक, इसमें थोड़ा ध्यान से रखिएगा, सारणी में जो आपकी माध्यिका निकालनी है उसका तरीका अलग है संचयी बारंबारता लगाते हुए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ऐसे आप कोई आंकड़ा दिया है तो आप आसानी से लगा लेंगे, लेकिन इस तरीके को पहले समझेंगे। तो n है 19 + 1/2 करेंगे, वा पद जरूर लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लें ज़्यादा सही रहेगा। तो 19 + 1 यानी 20/2 वा पद, ठीक है। 2 दहाम यानी 10वां पद। 10वां पद हमारा जो होगा वो माध्यिका होगा, लेकिन 10वां पद तो हमारा कहीं है नहीं। तो संचयी बारंबारता में हम मैच करते हैं कि ऐसा कौन सा है जो 10 के बिल्कुल करीब है, यानी 10 से छोटा ना हो, 10 से भले बड़ा हो जाए या 10 ही हो। यहाँ पर अगर 10 है तो ठीक, 10 नहीं है तो 10 से थोड़ा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं लेंगे। तो 10 से बड़ा कौन है, यहाँ पर 11 है। तो 11 जो है उसके सामने वाला जो पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका क्या हो जाएगी, जो आपका यहाँ पर जो पद आता है वो यहाँ पर हम मैच करते हैं, ज़्यादा हो बस, या फिर उतना ही बड़ा हो यहाँ संचयी बारंबारता कोई संख्या दी हो, या उससे थोड़ा बड़ा हो, छोटा नहीं लेंगे। तो 10 तो है नहीं, 10 के बड़ा कौन है, 11। तो 11 के सामने वाला जो पद होगा वही माध्यिका हो जाएगी। तो 1 2 3 तीसरा है ऊपर से, तो यहाँ तीसरा देखेंगे 1 2 3, तो 6 जो आपका हो जाएगा वही माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या आ जाएगी, 6। ये आपको समझना था, यही बहुत इम्पोर्टेंट था समझना। आगे आप देखेंगे 28 हो गया। 29वां हम देखेंगे, बहुलक हम जान ही रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 3 बार आया है 12, तो 3 सही हो जाएगा, यानी कि 12 इसका सही हो जाएगा। इसमें भी वही बहुलक निकाल लेंगे। अब सेक 30 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों अगर आपको सारणी याद है, हम देख रहे हैं 31वां सवाल, सारणी आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप तुरंत इसका आंसर लिख देंगे। इसका मान ज्ञात करना है, तुरंत आंसर आप लिख देंगे। बट अगर आपको सारणी मान केवल साइन और कॉस तक ही मालूम है, तब आप इसको चेंज करके भी लगा सकते हैं। कैसे चेंज करके लगाएंगे हम जानते हैं, आइए उसको भी बता दें। जैसे इसको सेक है तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1/cos में, 1/cos 30 में चेंज कर सकते हैं। cos 30 का मान आपको याद ही होना चाहिए, साइन और कॉस तक जरूर याद कर लें, ताकि और भी फार्मूले के बेस पर हम साइन कॉस में चेंज करके उसकी वैल्यू ला सकते हैं। तो √3/2 साइन 30 का मान क्या होगा, √3/2 होगा। √3/2, 2 अब नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें आंसर है 2/√3। अगर आपको डायरेक्ट आंसर मालूम है, सेक 30 का मान होता भी है 2/√3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप उसको लगा देंगे। तो आप वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिएगा।
अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद जरूर कर लें। अब हम देखते हैं 32वां सवाल। 32वां सवाल देख रहे हैं, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो इसमें ऑप्शन देख ही रहे हैं कि इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसको डायरेक्टली अब सॉल्व करेंगे जो हमको फार्मूला मालूम है। तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉट थीटा है ना, टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सेक थीटा को अभी हमने बताया ही था ऊपर कि 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। तो इनको आपस में काटेंगे हम। देखिए ये कटा, ये कट गया, ये कटा, ये कट गया, यानी बचा क्या, केवल एक बचा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और 1 आंसर आपका हो गया। अब साइन 60 का मान, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ज़रूरत है वो हम बता रहे हैं। 34वां सवाल हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/√2। तो बता रहा है थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ऐसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/√2। तो हम ज्ञात करेंगे, हमको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए ये साइन थीटा में किसकी वैल्यू है, साइन में किसकी वैल्यू है। तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि साइन 45 का ये मान है, साइन 45 का ये मान है। तो साइन यहाँ पर कॉमन हो जाता है, तो अब थीटा इक्वल टू हो जाता है 45 अंश। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 100 देख रहे हैं 45। अब देखिए हम लगाएंगे 35वां सवाल। 35वें सवाल को देखेंगे। यहाँ पर 35वां सवाल आप देख रहे हैं कि लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये आपको सवाल लगाना है, इसका मान बताना है। तो कैसे करेंगे, हम ऐसे फार्मूले को यूज़ करेंगे कि ये 1 कट जाए, ये 1 कट जाए। तो ऐसा फार्मूला आपको एक फार्मूला साइन में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए कह लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे, या फिर हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को घटाने वाला काम करेंगे, नहीं तो ये लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो 1 को कम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे 1 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस लगा है बाहर, इसलिए ब्रैकेट लगा लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये याद रखिए। ठीक, इसको ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ये वाला हम देखेंगे, इसको करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर थीटे का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये कॉट स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर का, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है, देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए मान लीजिए, यहाँ थीटा ए दे रखा है तो ए मान लीजिए। तो ऐसे हम कर लेंगे। तो जहाँ टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है वहाँ पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर, ये पूरे की जगह हम लिख लेते हैं, पूरे की जगह लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस, ये माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये गुणे में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक, अब ये एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को हमने क्या बोला था कि 1 अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे
गुणे में 1/cos² ए हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, ऊपर नीचे गुणे में होती हैं तो कट जाती हैं, तो एक आंसर इसका आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि एक इसका आंसर है ब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला पूछ रहा है कि बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है इसका फार्मूला, ये तो हमको पहले से ही पता है। अब देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, ये फार्मूला देखिए पूछा जा रहा है और फार्मूला आप ज़रूर याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी होते हैं। ये है आपका फार्मूला, जब आप देखते हैं L², ये देखिए 37वां क्या बोल रहा है कि L² बराबर होता है H² प्लस R²। इसी से हम रूट जब ये वर्ग हटाते हैं तो L हो जाता है H² प्लस R² रूट के अंदर। ये आपका शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको याद कर लेनी चाहिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9π है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये अब आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, मेंसुरेशन के ये सवाल हैं। तो 38वां सवाल हम देखेंगे। 38वें सवाल में क्या है कि लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी बेलन का क्षेत्रफल क्या है, 9π है। ठीक, अब कह रहा है उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब क्या होता है, आर का दोगुना या डी कह सकते हैं, डायामीटर कह सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। πr² फार्मूला होता है, πr² बराबर कितना है, 9π दिया हुआ है, तो पाई कट जाएगा, R² बराबर हो जाएगा 9। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 यानी कि 3। ये 3 आपकी R यानी कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको व्यास ज्ञात करना है। व्यास यानी कि डायामीटर बराबर होता है 2R। तो 2R 2 गुणे R कितना है, 3 कर देंगे, 2 तो 3 6, ये 6 आपका सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6। अब देखिए लिखा है 39वां सवाल। लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई H = है 6 और 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे। और R = लिखा है 3 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का दोस्तों आयतन ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला आपको पता ही कि क्या होता है, πr²। ये आपका πr² फार्मूला होता है, πr²h बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पाई का मान ऐसे ही रखेंगे। R का मतलब कितना है, 3 और स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। फिर H कितना है, 6 होगा। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 9 छक 54, 54 पाई आ जाएगा आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लेंगे यूनिट में। तो ये आपका ये कितना हो जाएगा, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये बेलन का आयतन आ जाएगा। अब हम 40वां सवाल देखें। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5r है, तो उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ का सूत्र आप जान ही रहे हैं, क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्तन की त्रिज्या, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5r है। तो ऊंचाई जहाँ h होगा, h वहाँ पर 5r लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे पाई। ये कितना है, कौन सा सवाल है, 40वां है। सारे सवाल हम देखेंगे और सही से समझेंगे इनको। पाई कर लेंगे, r कितना है, r ही है, और h कितना है, 5r हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 10 पाई r², 10 पाई r² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसा 40वां सवाल लगा लिया हमने। अब आगे हम देखते हैं 41वें सवाल को। यहाँ पर 41वां सवाल ऐसे ही शाब्दिक है, जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और विलोपन विधि इसको कहेंगे। युग्मत समीकरण को हल
निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो विलोपन विधि ना विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो प्रकार की विधियां होती हैं जिनमें हम इसके बारे में पढ़ा भी चुके हैं। तो आप पिछले जो वीडियो हैं उनको भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा है, अब थोड़े कठिन सवाल आने शुरू हो गए हैं। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है तो 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य क्या होगा? तो इस सवाल को भी देखेंगे। सवाल यही रहेगा, आप देखते रहिए, इसको लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, इसलिए हम 42वां सवाल भी देख लेते हैं, अच्छे समझिएगा। तो 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य बराबर कितना है? 1000 रुपये। ठीक, और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य बराबर है 970 रुपये। तो दो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें हम दो विधि लगा सकते हैं। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही देखेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मेथड है हम लोगों का, उससे ही देखते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर यहाँ 3 मेज 5 कुर्सी है, यहाँ 5 मेज 2 कुर्सी है। तो दोनों में से किसी एक को सेम बनाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे कि 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले को 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो पूरे में करेंगे, ये नहीं यहीं कर दें और यहाँ ना करें, तो करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 मेज और 2 पंचे 10 कुर्सी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 1000 को करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 से इसको करेंगे तो 25, जो कि बड़ी संख्या तो ऊपर ही हम लिख लेते हैं। तो 25 मेज और 5 को 2 से करेंगे तो 10 कुर्सी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, इनसे इनको गुणा करेंगे तो 0, 5 सत्ते 35 का 5, 3, 5 9 45, 4550 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं कि 10 कुर्सी बराबर हो गया। ये बराबर इसलिए करा है ताकि प्रतिस्थापन किया जा सके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये कट जाएगा। और ये देखिए 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 बच जाएगा। तो 19 मेज का मूल्य आ जाएगा, 19 मेज का मूल्य यहाँ आ जाएगा निकल के कितना, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 में से 5 और 5 इसका भी, और यहाँ 2, 2500 कितना आ जाएगा, 2550 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा मूल्य। 2500 नहीं, यहाँ भी देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है, यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया। 5 सत्ते 35 और 3 बचा, 9 पचे 45 और 3 48 हो जाएगा। वही कहा जाए कि कट क्यों नहीं रहा। फिर यहाँ 48 हो गया तो 48, फिर यहाँ 8 से 0 गया तो 8 बचेगा, तो 2850 आ जाएगा। अब 2850 आया तो एक मेज का मूल्य यहाँ निकाल लेंगे। चूँकि 19 मेज का इतना है तो एक मेज का मूल्य हो जाएगा 2850 बटे ये 19 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा बटे में। तो 19 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, चलिए देखते हैं। 19 एकम 19 और बचा कितना, 1 और 9 बचा, 95 हो जाएगा। तो 19 बचे 95, 0 1 है तो वो 0 बढ़ जाएगा। यानी एक मेज का मूल्य कितना आ गया, एक मेज
का मूल्य बराबर कितना आ गया 150 रुपये। तो यहाँ देखिए मेज का कोई मूल्य ऐसा है कि जो 150 है, तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है कि 150 मेज का मूल्य आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको मान लीजिए ये अति लघुत्तरी में है, तब आपको पूरा लगाना होगा। तब आप क्या करेंगे, तो इस एक मेज का मूल्य यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ 3 मेज का है, तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, यानी 450 रुपये प्लस 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। ये फर्स्ट में हम रख लेते हैं बिना 2 से गुणा किए हुए। तो कुर्सी का मूल्य हो जाएगा बराबर कितना 1000। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, हम मान के भी कुछ लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 1000 माइनस 450 हो जाएगा। तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 550 हो जाएगा। तो अब 5 को उधर भाग में ले जाएंगे, तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 55 0/5। तो 5 से काटेंगे तो 11 फिर 10, यानी कि 1 कुर्सी का मूल्य कितना आ गया यहाँ पर, मूल्य बराबर कितना आ जाएगा 110 रुपये। ठीक है, जो कि आपका पहला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे सवाल हम लगा लेंगे। आगे हम देखते हैं 43वां। यदि 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये वाला सवाल आप लगा के हमें बताएंगे। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा, तो हम उसको बता देंगे। अब 44वां देखते हैं। 44वें क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया गया है। 44वां क्वेश्चन आपका बता रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी लगाएंगे। 44वां एक समझ लेंगे तो हम बहुत सारे सवाल आराम से लगा लेंगे। अब ये प्रतिस्थापन भी विधि आ गया, अब गुणनखंड विधि भी नीचे दिया हुआ है। तो देखिए लिखा है समीकरण 3x + y = 4। अभी जो इससे पहले सवाल लगाया है वो भी प्रतिस्थापन विधि से ही लगाया है। अब दूसरा है x + 2y = 3। तो इसमें हमें केवल यही करना होता है कि एक कोई पद, जैसे यहाँ पर x पद वाला या बराबर आप कर लें या y पद वाला बराबर कर लें, ताकि आप उसे काट सकें। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, या यहाँ 3x है और यहाँ पर x है। तो x वाला पद हम चाहें तो काट दें या फिर y पद। तो आप चाहें इसको 2 से गुणा कर दीजिए या फिर इसको 3 से कर दीजिए, तो भी आपका सवाल लग जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पद को क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करने पर। ठीक, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो वही रहेगा 3x + y = 4, यही समीकरण रहेगा। लेकिन अब जो ये होगा, ये 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3x फिर +6y = 3 त्रिक 9, ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बराबर है, तो इसको हम घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर इसलिए लिखते हैं दोस्तों ताकि यहाँ चिन्ह चेंज हो जाए और हम उसे काट सकें। यहाँ प्लस है तो अब इस प्लस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब नहीं रह जाएगा। यानी नीचे वाले पद में वो चिन्ह पहले वाले जो थे वो नहीं मान्य अब रहेंगे, वो नीचे वाले अब मान्य हो जाएंगे। तो यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये इनसे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 6y है, ये प्लस का y है, तो माइनस का 5y बचेगा। और ये कितना बचेगा, माइनस का 5 बच जाएगा, माइनस का 5। ये -9 है, ये 4 है प्लस का, तो -5 बचेगा। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 5/5। इधर गुणे में 5 है, उधर बटे में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, यानी y का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम किसी भी समीकरण में, मान लीजिए ये पहला समीकरण है, उसमें हम y का मान रख देंगे। तो समीकरण लिखेंगे पूरा, समीकरण 1 में
y का मान। अगर अति लघुत्तरी है तब लिखेंगे ये सब, नहीं तो आप रफली तुरंत लगा के ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो 1 का मान रखने पर 1 में y का मान, तो y का मान कितना है 1, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, तो 3x प्लस वाई का मान कितना है 1 बराबर 4, 3x प्लस, अब ये बराबर कर देंगे 4 और इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4 में से 3, फिर x बराबर 3/3, 3 एकम 3 यानी कि 1, यानी x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर भी दिया हो, तो देखिए ब आंसर है, x बराबर 1 और y बराबर 1। इसी तरह से अब हम गुणनखंड विधि देख लेंगे। अब हम 45वां सवाल देखेंगे जो गुणनखंड होंगे, इसका गुणनखंड निकालना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो 45वां सवाल हम देखते हैं, लिखा क्या है कि -5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड हमें निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे, 5 चौकू 20 हो जाएगा और 5 चौकू 20 होगा। देखिए इसका तरीका होता है कि शुरू और आखिरी वाले जो एक्स स्क्वायर वाला पद होता है यानी ए, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो ए सी को हम गुणा करते हैं, ए और सी को गुणा करते हैं, जो संख्या आती है उसका ऐसा फैक्टर निकालते हैं जिनका अंतर या फिर उनका जोड़ जो बीच वाली संख्या यानी कि जो बी वाली होती है संख्या, जो बी होता है उसके बराबर आ जाए, उसका अंतर या फिर उसका जोड़। तो हम 5 चौकू 20 करेंगे, तो 20 का ऐसा फैक्टर कर दें कि 1 आ जाए। यहाँ क्योंकि बी कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाए तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 5। इसका फैक्टर 5x² माइनस 5x होगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। देखिए ये हमने टुकड़ा कर दिया -x का, तो -5x से प्लस 4x घटेगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया a और c को गुणा किया, 5 चौकू 20 आया, 20 का फैक्टर हमने किया तो 5 और 4 आया, इसका अंतर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि सी बी हमें लाना था। तो हम करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस का 5x कॉमन मिल रहा है, तो x इसमें बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 1 हमें कॉमन मिल गया, यहाँ बराबर भी लगा लेंगे, तो x प्लस 1 हो गया और एक ब्रैकेट में -5x प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं 4 - 5x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ब कौन सा है, ये है हमारा। इसमें कौन सा है, स कौन सा है, 1 + x और 4 - 5x, 1 + x इसको बोल सकते हैं और यही आंसर आपका हो जाएगा। 46 हम निकालेंगे, गुणनखंड हमको करना है, तो गुणनखंड इसी तरह इसको भी निकाल लेंगे। अब देखिए नीचे लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा सूत्र हमेशा याद रखिए कि πr² होता है, ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। आगे हम देखते हैं कि वृत्ताकार मैदान की बाह्य त्रिज्या r1 है, आंतरिक त्रिज्या r2 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये आपको फार्मूलाज याद करने होंगे, जो कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जो पाई ब्रैकेट में r1² - r2², ये आपका फार्मूला जो कि याद करना होगा, इसको हम बता नहीं सकते हैं, हालांकि ये आंसर ये आपका आ गया है। फिर देखिए यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, अब ये सवाल है इसको हम बताते हैं। तो देखिए वृत्ताकार, 49वां सवाल क्या है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या
त्रिज्या मतलब होता है आर, रेडियस आर इक्वल टू कितना है 7 मीटर। ठीक, 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मैदान का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर हम लगा देंगे तो पाई, और पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, और आर स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 एक ऊपर का कट गया, एक नीचे का, तो 22 गुणे 7 हो जाएगा। 7 से 22 को गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154 इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो देखिए ब इसका आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, यानी 50वां हम देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 616, और फिर दिया है इसका व्यास ज्ञात कीजिए, यानी डी ज्ञात करना है। डी क्वेश्चन मार्क है। तो हम हमेशा जानते हैं डी इक्वल टू कितना होता है 2r होता है। तो पहले हम डी निकाल लेते हैं, पहले आर निकाल लेंगे तो हमको डी का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 616। तो आर स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे 616 भागे पाई आ जाएगा। अब 616 भागे पाई यानी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखते हैं कि किससे कटेगा। तो किससे कटेगा उसको देखने के लिए हम इसको भाग करेंगे। तो इसको भाग करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से देखिए काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 अट्ठे 16। अब 11 एकम 11, 11 दूना 22, बचा 8, 88 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, तो कितना हो जाएगा 28 गुणे 7 आर स्क्वायर बराबर। तो इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 अट्ठी 56, 6 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 14 5 19, आर स्क्वायर बराबर 196। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 19/6 हो जाएगा। यानी कि ये किसका रूट है आपको पता ही होना चाहिए, इतना तो याद कर ही लीजिए। 14 का यह वर्ग होता है। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। आर इक्वल टू यानी त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर है, कितना दिया हुआ है मीटर है, तो मीटर हो जाएगा 14 मीटर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख लेंगे तो ठीक है। अब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 से गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28 मीटर हो जाएगा आंसर। 28 मीटर यहाँ कहीं दिया है तो हाँ 28 मीटर हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल हम देखेंगे 51। तो लिखा है साइकिल की पहिए की त्रिज्या 7 है। तो ये दोस्तों आप जान जाएंगे कि ये आपका वृत्ताकार ही होगा, क्योंकि साइकिल का पहिया वृत्ताकार होता है। तो 51 हम देख लेंगे कि पहिए की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर है, और 100 चक्कर लगाने में पहिए कितनी दूरी तय करेगा। तो 100 चक्कर यानी कि ये देखिए ये होता है आपका, ये एक चक्कर होता है तो 2 पाई r हो जाता है, 2 पाई r हो जाता है। तो 2 पाई r एक चक्कर मतलब एक चक्कर इक्वल टू 2 पाई r होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो 2 पाई r कितना हो जाएगा, r आपका 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 पाई हो जाएगा। अगर इसमें जो पाई में आंसर नहीं दिया होगा तो 22/7 कर लेंगे, तो 14 गुणे 22/7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 एक चक्कर में आ जाएगा। इसकी जो आपका एक चक्कर में क्या हो जाएगा 44 राउंड हो जाएगा। तो 100 चक्कर में कितने हो जाएंगे, तो 100 चक्कर में कितने हो जाएंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 चक्कर में दूरी, 100 चक्कर में दूरी बराबर कितना हो जाएगा 44 गुणे 100। तो इसको करेंगे तो 4400 आपका आ जाएगा, 4400 मीटर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लगा लेंगे। अगला 51 के बाद है हमारा 52। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। बहुत ही सिंपल पूछा गया है। 4 समकोण होते हैं चतुर्भुज, आप जानते ही हैं कि ऐसे चतुर्भुज होता है। ये दो आपस में जो चारों कोणों का मान होता है वो 360 होता है। तो 360 में 4 आपके समकोण हो जाएंगे। समकोण का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री 4 बार जोड़ेंगे तो 4
4 गुणे 90 कर देंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 4 समकोण होते हैं इसमें। अगला है 53वां सवाल हम देखेंगे। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिसका एक उभयनिष्ठ अंतः बिंदु होता है कहलाती है। ये भैया बहुत ही सिंपल है, ये आप भी बता लेंगे कि इसकी क्रमागत भुजाएं जो होती हैं वो आपकी सम्मुख भुजाएं, ये यहाँ पर उभयनिष्ठ अंतः बिंदु होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे 54, चतुर्भुज के अंतः कोण होते हैं। तो अंतः कोण आप जानते हैं कि इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। चतुर्भुज में अंतः कोण कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 54 में भी यही लागू हो जाएगा। 5वां 55 देखेंगे। 55वां है चतुर्भुज के संरेख होते हैं। संरेख आपके कितने बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। संरेख मतलब जानते हैं ना, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो 180 दूना 360 हो जाएगा, तो ये संरेख हो जाएगा, 55 में हो जाएगा। 56 में आपको देखना है चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु हैं। तो ये इतने ऑप्शन दिए हैं, तो आप जान जाएंगे कि 4 भुजाएं 2 विकर्ण, 4 भुजाएं होती हैं 2 विकर्ण होते हैं, ये आपको पता है। 3 भुजाएं 2 विकर्ण हो सकते हैं, विकर्ण ज्ञात करना है। 3 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात होना हो, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, चतुर्भुज ज्ञात रचना करने के लिए 4 भुजाएं हों और एक कोण ज्ञात हो, तब आप चतुर्भुज बना सकते हैं। तो उपरयुक्त सभी इसमें आंसर द हो जाएगा। 4 भुजाएं और एक कोण ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो अ ब स द उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा। तो सम अब देखते हैं 57, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है। तो ये भी बहुत ही इजी है, 360 होता है, जैसे कि हमने बता दिया। ये तो चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं जो हैं समान होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के भी कोणों का योगफल, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, तो सभी चारों भुजाओं का योग हमेशा 360 होता है। तो इसका भी द आंसर होगा। सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। अब सम चतुर्भुज के कोण आप जानते हैं कि सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होते हैं। तो सम चतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं, दो आपस में दोनों आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका 58 भी हो गया। 59, वर्ग की भुजाएं होती हैं। तो वर्ग की भुजाएं आप जानते हैं कि 4 भुजाएं होती हैं और चारों जो वर्ग की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आप देख लेंगे कि सभी बराबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों भुजाएं, आप वर्ग जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी इसका आप सूत्र देखते हैं परिमाप का कि 4a इसका फार्मूला होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो परिमाप 4a होता है। ये याद आप सूत्र भी कर लेंगे। फिर आगे हम देखते हैं 59, वर्ग की भुजाएं होती हैं। तो आप जान रहे हैं सभी बराबर होती हैं, ये अभी बता भी चुके हैं। आगे हम देखते हैं आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आयत आप जानते हैं कि ऐसे बनता है कि जो आमने दो, एक और प्रॉपर्टी बता दें आपको कि ये आयत है। क्या है, आयत। तो आयत में हम देखेंगे कि जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक, और सभी के 90 डिग्री कोण होते हैं और जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आयत का विकर्ण परस्पर जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका विकर्ण जो ये कहलाएगा, ये क्या है, आपके विकर्ण हैं, तो आपस में ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ आप जान गए। फिर 61 आप देखेंगे, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। तो ये आपको बताना है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का युग्म परस्पर समांतर है, यानी कि ऐसे है दिया। तो क्या, ये देखिए ये समांतर है इसके, ठीक, ये इसके समांतर है। तो कह रहा है कि युग्म समांतर है, चतुर्भुज होगा। तो आप क्या बताएंगे, समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज इसको बोलेंगे। आगे 62 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये अभी आपको बता चुके हैं। फिर 63, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो ये भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अभी हमने बताया।
चतुर्भुज के प्रकार हैं, तो चतुर्भुज के सभी प्रकार हैं। समलंब चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें लग जाएगा। आयत एक चतुर्भुज है, ये बिल्कुल सही है। तो ये आयत एक चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, क्या है देखिए, आयत इस तरह से होता है, अभी ऊपर हमने बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयत है, तो ये कह रहा है आयत क्या है, तो आप बताएंगे कि आयत समांतर चतुर्भुज है। इसको आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है, क्यों कि आपस में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समान भी होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम। किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, समपूरक हो सकता है कई ऐसे स्टूडेंट हो जो इंग्लिश मीडियम से हों, तो इसलिए हिंदी के शब्द दिक्कत अगर कर रहे होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आगे से ये ध्यान रखूँगा कि इंग्लिश में भी शब्द बोले जाएं। तो आगे हम देखते हैं, चूँकि हिंदी में ही पेपर आते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्री चतुर्भुज ऐसे होता है, देखिए ऐसे कोण बना है, ऐसे बना हुआ है। तो सम्मुख कोण पूछा जाए तो क्या होगा, ये आपस में आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। सम्मुख कोण चाहे ये वाला और ये वाला जोड़ने को बोले तो ये दोनों आपस में 180 होंगे, और ये दोनों, ये नहीं कि ये 90 और ये 90 होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई 110 होगा तो ये 70 होगा, तो ये आमने सामने का क्या होगा, 180 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तो 180 इसका सही आंसर हो जाएगा। चक्री चतुर्भुज, अब इसमें देखिए सवाल, हम ये सवाल अब कॉपी पर नहीं बनाएंगे, इसी में बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि डी दिया हुआ है 120, और फिर पूछ रहा है कि CBE ये वाला आपको बताना है। तो देखिए कभी भी जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके जो संलग्न भुजाएं होती हैं, वाह जो कोण होता है उसके सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है। वाह जो कोण बनता है वो सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है, यानी कि ये 120 है तो ये भी 120 होगा, चाहे इसमें देखिए आंसर भी और दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि सम्मुख कोण के बराबर होता है, जो उसके बाह्य कोण जो होता है वो सम्मुख कोण के, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण के बराबर होता है। आगे 69 है, चक्री चतुर्भुज के कितने चक्री बिंदु वृत्त होते हैं। तो ये 2016 में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, आगे वाले पूछे गए हैं, तो उसको भी बताएंगे। तो इसमें जो 4 होते हैं, इसमें 4 चक्री बिंदु होते हैं। चक्री चतुर्भुज के कितने चक्री बिंदु होते हैं, तो 4 बिंदु होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर चक्री चतुर्भुज में 4 बिंदु हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए किसी संख्या के वर्गमूल के केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। तो 2 अंक हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वो तो या तो 4 हो जाएंगी, या फिर 2 होंगी, या फिर 3 अंक की होंगी, इसलिए वो वर्गमूल के 2 अंक होंगे। अब यहाँ पर देखिए 71वां सवाल अब लगाते हैं। 71वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, 3 सही 3/8 इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, 8 त्रिक 24, पहले इसको प्रॉपर भिन्न में कर लेंगे, 3 और 8 24, 8 त्रिक 24 और 3 27, 27/8 हो जाएगा। तो वर्गमूल इसका क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं, 9 त्रिक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये एक बार हो जाएगा और ये एक बार हो जाएगा, क्योंकि घनमूल इसको लेना है। देखिए यहाँ पर घनमूल पूछा गया है, तो आप घनमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है 72वां सवाल हम देखेंगे। 72वां सवाल आपका क्या दिया है, एक वर्ग का विकर्ण कितना है, विकर्ण बराबर 5√2 दिया है, तो सेंटीमीटर हो, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, भुजा। तो वर्ग की भुजा दोस्तों आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, वर्ग का ये तो विकर्ण आपका दिया है,
तो वर्ग की विकर्ण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्ग का विकर्ण, वर्ण का विकर्ण क्या होता है आपको बताना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसको हम अभी नहीं लगाएंगे, आप ही इसका आंसर बताएंगे। हालांकि इसमें लग रहा है डाउट कुछ, क्योंकि रूट के अंदर 5 दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद हो जाए, तो इसलिए इसको अभी नहीं लगाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। 73वां सवाल देखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, का मान। तो दोस्तों इसको हम निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले पर हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा रोक लिए, बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1/2 है, तो इसको करेंगे तो इसके बटे 1, 2 एकम 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 दिया है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको हम लगा लेंगे। अच्छा, लगाने का भी तरीका हम देख लेते हैं, चलिए एक बार। कोण ACB दिया है, कितना दिया है, 40 अंश, ठीक। कोण AOB क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप ये 74वां सवाल देख रहे हैं, 74वें सवाल को देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए चलिए इसको सब भी समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि कोण AOB निकालना, AOB। तो हम एक प्रॉपर्टी याद किए हैं। प्रॉपर्टी कौन सी थी कि जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या ये कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये प्रॉपर्टी सेम है, दोनों एक ही हैं, लेकिन कहाँ अलग अलग जाता है, क्या कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या ये कह सकते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी कि ये अगर 40 है तो ये 80 हो जाएगा। तो इसको लगाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देंगे कोण AOB। इजी था तो हम लगा देंगे इसको 80 अंश। हमेशा आंसर इसको देख लेंगे और लगा भी लेंगे। आगे हम देखते हैं 75वां सवाल। तो इसमें देखिए लिखा है परिमेय संख्या इतना है तथा इतना का भाग है, तो इसको भागफल करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं एक पासा फेंकने पर, ये अब आपकी क्या आ गई, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, 2017 में पूछा गया है। अभी भी ये चैप्टर जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है अभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत ही इजी सवाल है। एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, उसको भी अभी बताएंगे। तो लिखा है 76वां सवाल क्या है कि एक पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस कितना आया है आपका समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बताया गया है। तो आप जब भी सैंपल स्पेस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही आएंगे। एक पासा फेंकने पर एक या तो संख्या 1 आएगी, या 2 आएगी, या 3 आएगी, या 4 आएगा, या 5 या 6, यानी सैंपल स्पेस। अब ये टोटल, ये इवेंट आपके हैं, इवेंट इतनी घटनाएं घट सकती हैं। तो अब कह रहा है अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है इसमें, अभाज्य संख्या 3 है और फिर 5 है, 3 है और 5 है और 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 1, 3 और 5, ये आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। तो अभाज्य संख्या 1, 3, 5 हो जाएंगी, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल जो 2020 में पूछा गया था वो था कि पासा फेंकने
पर 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। ये सवाल ये शायद नहीं आया था, दूसरा आया था सिक्के वाला, तो वो अभी हम उसको भी बताते हैं। तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासा लिखा, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो हम जानते हैं कि इसका फार्मूला याद कर लें। प्रायिकता की फार्मूला होती है प्रायिकता। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, कुल आने की घटना के आने की संभावना, कुल संभावना, ठीक। तो घटना के आने की संभावना और कुल संभावना, तो 5 एक ही बार आ सकता है तो 1 हो जाएगा। कुल संभावना कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल संभावना 6 हो जाएगी, तो 1/6 आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 सिक्के एक साथ फेंके जाएं, एक साथ फेंकने पर पुत, या आप चित कह लें या फिर पुत कह लें, तो चित दोनों पर, यहाँ पर फेंकने पर दोनों पर चित आने की संभावना, आने की प्रायिकता अगर लिखी है तो प्रायिकता का ये फार्मूला लगाएंगे, और आने की संभावना कह देगा तो उसका आप अलग से लगाएंगे। तो चित आने की प्रायिकता। तो आप दोस्तों जानिए, 2 सिक्के अगर फेंकते हैं तो आप एच आएगा, यानी हेड आ सकता है, या टेल आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ सकता है, या फिर टेल या हेड आ सकता है। जैसे 2 सिक्के हमने उछाले, एक पर हेड आया, एक पर टेल आएगा, या फिर दोनों पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा, या पर एक पर टेल और एक पर हेड आएगा। तो ऐसे ये टोटल इवेंट हो जाएगा ये, ठीक, पी हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है कि दोनों पर चित आने की, तो दोनों पर चित एक ही ऐसी घटना बनेगी जिस पे दोनों पर चित आ सकता है, जिसमें हेड होगा, तो एक ही आने की संभावना हो जाएगी। और फिर कुल संभावना कितनी हुई है, 4, तो ये 4, ये आंसर आपका हो जाएगा। 2 सिक्के एक साथ फेंकने पर दोनों पर चित आने की प्रायिकता। चित क्या होता है, हेड को चित बोलते हैं और पट को टेल बोलते हैं। ट में टेल हो जाएगा, यानी पट को टेल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये प्रायिकता के सवाल हो गए। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपका क्या है, आगे आपका देखो घनमूल दिया है, तो ये आप देख ही चुके हैं, लगा लेंगे। इसमें साइन और कॉस का वैल्यू रख देंगे, ये भी लगा लेंगे। ये आपका y का मान ज्ञात करना है, तो इसको भी आप लगा लेंगे पश्चांतर करके, ये इजी है, ये भी मान रख के आप इसको लगा सकते हैं। फिर आगे देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए ये वैल्यू आप ज़रूर याद रखिए, देखिए कई बार पूछे गए हैं सवाल 17 में 18 में, तो ये वैल्यू आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, आगे क्या सवाल क्या है, इसकी वैल्यू आप ज्ञात ही कर लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। अब देखिए ये गुणनखंड, इसको हल करना है, तो हल भी आपको अब बता ही चुके हैं। वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो हम देखिए वर्गमूल में 2 जोड़े बनाए, ये कर लिए, तो 3 अंक हो जाएंगे। स है तो स इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं ट्रिक लगा पा रहे हैं तो आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 14,641 इसको हम करेंगे, तो 4 1 5 6 11 11 12 12 4 12 4 देखिए 5 6 5 11 11 4 15 1 16, तो ऐसे नहीं लगेगा, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। देखिए वर्ग बना लेते हैं, जो 1 बचा इसको हम 1 से करेंगे भाग, तो 1 से भाग किया, 1 से किया तो एक बार लगेगा, तो एक बार यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक बार हो जाएगा, तो 1 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, हम जोड़ा उतार लेंगे, 46 हो जाएगा। तो ये 1 1 2 हुआ। फिर हम कितनी बार इसमें पहाड़ा लगा सकते हैं, 2 बार लगा सकते हैं, तो 2 दूनी 4
और 2 दूनी 4 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 बचेगा और फिर 41 जो ऊपर का है वो हम उतार लेंगे। फिर आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 हो गया और 2 बचा। अब देखिए एक बार इसमें लग जाएगा, तो एक बार लगा देंगे तो 241 आ जाएगा, यानी अब कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखा हमने 1 आया, 2 आया, फिर 1 आया, 1 2 1, यानी यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक आ रहे हैं वर्गमूल में, तो यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको लगा लेंगे। आगे देखिए, चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 385 है, 285 है। तो 84 में हम ये देखेंगे कि 3 कोणों का योगफल, 3 कोणों का योगफल कितना है, योगफल बराबर 285 है, 285 डिग्री है। तो चौथा कोण बताना है, चौथा कोण। तो हम जानते हैं दोस्तों कि चारों कोणों का योग होता है 360, 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो A प्लस बी मान लीजिए, B लिखा हो, C लिखा हो, प्लस D लिखा हो, बराबर 360 होता है, 360 होता है। तो लेकिन अब 3 कोणों का मान यहाँ पर कितना दिया है, 285 दिया है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस ये इधर जोड़ लिया जाएगा, तो 285 उधर जाने पर घटा दिया जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 6, 16 में से 8 गया 8। ठीक, तो 85 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 85 डिग्री, अच्छा रुकिए कुछ गलती हो गई घटाने में। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर बचा 5, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, 75 आ जाएगा दोस्त। सॉरी गलती हो गई, और तब से इतनी देर से पढ़ा रहे हैं तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। अब देखिए सरलतम रूप इसका निकालना है, तो माइनस माइनस काट देंगे, 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा और इसको 50 होगा, फिर 2 से काट देंगे। देखिए कितना है, 85 का सरलतम रूप -32 बटे -100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कटेगा 16 और ये 50, फिर 2 से कटेंगे तो 25 और ये 2 8 16, तो 8 बटे 25 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी हम लगा लेंगे। आगे इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका घनमूल 0.01 आ जाएगा। नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे 0.00003 4 5 1 लिखा है, इसको हम हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, तो 1 बटे 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसको तुरंत हम क्या करेंगे कि घनमूल निकालेंगे, तो इसको 1 हो जाएगा, घनमूल ही तो निकालना है, 1 हो जाएगा और इसका कितना आएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 10 1000 होगा तो 0.001 आ जाएगा, 0.01 हो जाएगा, 0.0, क्योंकि घनमूल निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 यानी 100 बचेगा नीचे। ये कितना हो जाएगा, 1/10 की घात 3 और गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक ये 10 बचेगा, ये एक 10 बचेगा, तो 10 दाम 100 हो जाएगा नीचे, तो 0.01 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 3x बराबर 6 है, 4x प्लस y बराबर 14 दिया है, तो y का मान ज्ञात करना है, तो ये भी हम लगाएंगे। 3x इक्वल टू 6 और 4x प्लस y इक्वल टू 14। तो हम कैसे इसको लगाएंगे, x इक्वल टू निकाल लेंगे 6/3, 3 दूनी 6, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 4 गुणे 2 प्लस y इक्वल टू 14 ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू 14 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 6 14, 6 आंसर आ जाएगा इसका। अब इसका देखिए, इसमें भी वैल्यू देखिए, बार बार ये पूछा जा रहा है, 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया था, तो आप ऐसे इसको वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिए। इसको देखते हैं, 89 को भी लगा लेते हैं। लास्ट सवाल है आपका 89, 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3। तो इसको हम लगाएंगे 7 की घात 1/5 1/5, और ये देखिए ऊपर जाएगा तो गुणे में 7 की घात -1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर जाने पर माइनस में घात हो जाती है। तो अब क्या होगा, ये 1/5 है, तो 7
1/5 हो जाएगा। गुणे, अब बेस समान होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, हालांकि यहाँ जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 7, अब 3 एकम 3 माइनस 5 एकम 5 बटे 5 15, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 की घात इसमें से घटाएंगे तो -2/15, 7 की घात -2/15 ब आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सारे सवाल देख लिए, लगभग 80-89 सवाल हमने पढ़ डाले, जो प्रीवियस ईयर के भी थे और पुराने सवाल जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो भी थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। सभी तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और दोस्तों, ताकि सभी इस बात को समझ सके और इस चैप्टर को पढ़ सके। पूरा मैथ एक ही वीडियो में, इस मास्टर वीडियो को वो देख सकें और समझ सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर 77558899 पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन को भेजकर, डीएलएड का कोई भी क्वेश्चन हो गणित का, आप भेजिए और पूछ सकते हैं। दोस्तों और एक बात, अभी मास्टर वीडियो सेकेंड सेमेस्टर का भी बनाने जा रहे हैं। ये अभी टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कुछ चलेंगे, लेकिन जहाँ पर आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन आप पूछिए, वो टॉपिक आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मास्टर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।